क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान के आंगन में टनों सोना खुले आसमान के नीचे मिट्टी में धंस रहा था। जिस 185 कैरेट के जैकब हीरे की कीमत से कई देश खरीदे जा सकते थे, वो दफ्तर की मेज पर एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल हो रहा था। ये किसी ख्याली जादुई दुनिया की बात नहीं, बल्कि हमारे अपने हिंदुस्तान का इतिहास है। 1948 का हैदराबाद। एक तरफ पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ भारत के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा नासूर पल रहा था। एक ऐसी विशाल रियासत जो खुद को एक अलग और आजाद देश मानती थी। ये दास्तान है दुनिया के सबसे अमीर इंसान 7वें निजाम के उस सोने के पिंजरे की, जिसने उन्हें ही अपना कैदी बना लिया। ये कहानी है उस चुराई हुई दौलत की, जिसे रातों रात गुपचुप तरीके से लंदन के एक बैंक में छुपा दिया गया। ये कहानी है कासिम रिजवी और उसके खौफनाक रजाकारों के उस आतंक की, जिसने रातों की नींदें छीन ली थी। और इसी कट्टर घमंड को तोड़ने के लिए भारतीय सेना को अपने भारी शर्मन टैंकों के साथ करना पड़ा इतिहास का सबसे तेज हमला, ऑपरेशन पोलो। सिर्फ 108 घंटे का वो युद्ध, जिसने निजाम की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन जब टैंक रुके और तोपें खामोश हुई, तो एक ऐसा खामोश और दर्दनाक सच सामने आया, जिसके बारे में आज भी इतिहास की किताबें अक्सर चुप रहती हैं। उस त्रासदी में असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हमेशा के लिए खो गई। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम पन्ने को पलटने वाले हैं इतिहास के सबसे अमीर, सबसे खूनी और सबसे रहस्यमयी दास्तान की। मशहूर लेखक जॉन जुब्रज़की ने अपनी किताब द लास्ट निजाम में इस दौर और इस बेतहाशा दौलत का बहुत ही बेहतरीन और तथ्यात्मक जिक्र किया है। उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि निजाम की दौलत का अंदाजा लगाना आम इंसान तो क्या, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन जॉन लिखते हैं कि निजाम उस्मान अली खान के पास इतनी दौलत थी कि वहाँ हीरे और जवाहरात गिने नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें किलो और मन के हिसाब से तौला जाता था। हैदराबाद हमेशा से गोलकुंडा की खदानों के लिए मशहूर था, जहां से दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे निकलते थे। सदियों तक इन खदानों से जो भी निकला वह निजाम के खजाने में जमा होता गया। उनके पास मोतियों का इतना बड़ा और विशाल खजाना था कि अगर उन मोतियों को जमीन पर बिछाया जाए तो कई एकड़ जमीन सिर्फ मोतियों की चादर से ढक जाए। उनके पास सोने के इतने बिस्किट, ईंटें और सिक्के थे कि उनका वजन किलो में नहीं बल्कि टन के हिसाब से होता था। निजाम मीर उस्मान अली खान का सबसे पसंदीदा ठिकाना उनका अपना महल था, जिसे किंग कोठी पैलेस कहा जाता था। यह महल बाहर से देखने में चाहे जैसा भी हो, साधारण या पुराना लगे, लेकिन इसके अंदर जो खजाना छिपा था उसकी सिर्फ कल्पना करना भी आम दिमाग के लिए मुश्किल है। जॉन अपनी किताब द लास्ट निजाम में एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब किस्सा सुनाते हैं। वह बताते हैं कि किंग कोठी पैलेस के एक बहुत बड़े बगीचे में कई ऐसी गाड़ियां और ट्रक खड़े थे, जिन्हें सोने के भारी बक्सों और ईंटों से पूरी तरह ऊपर तक भर दिया गया था। निजाम ने खुद अपने हाथों से इन्हें लोड करने का आदेश दिया था। इसके पीछे शायद उनकी यह सोच थी कि अगर कभी अचानक कोई खतरा आए या उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़े, तो वह इस दौलत को तुरंत कहीं और भेज सकें। लेकिन वक्त बीतता गया, मौसम बदलते गए और वह सोने से भरे ट्रक वहीं के वहीं उसी बगीचे में खड़े रहे। सालों तक वह ट्रक उस खुले आसमान के नीचे ऐसे ही खड़े रहे, जैसे किसी ने बेकार लकड़ियों का कोई ढेर छोड़ दिया हो। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस सोने का वजन इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे उन ट्रकों के पहिए जमीन की मिट्टी में धंसने लगे और पूरी की पूरी गाड़ी जमीन के अंदर गड़ने लगी। महल में काम करने वाले किसी भी नौकर, संतरी या बड़े से बड़े मंत्री को यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह जाकर निजाम से यह पूछ सके कि उस आंगन में धंसते हुए ट्रकों के सोने का आखिर करना क्या है। वह दौलत बस वहाँ मिट्टी में दबी पड़ी रही। इस
दौलत और खजाने का सबसे बड़ा और अनोखा नमूना था उनका मशहूर जैकब डायमंड। यह 125 कैरेट का एक बहुत ही शानदार हीरा था। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, जिसे ब्रिटिश ताज में लगाया गया है, वह भी इस जैकब डायमंड के आगे आकार में बहुत छोटा लगता था। यह हीरा निजाम मीर उस्मान अली खान को अपने पिता से मिला था, जिन्होंने इसे अलेक्जेंडर जैकब नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी व्यापारी से खरीदा था। शुरुआत में निजाम के पिता को लगा कि यह हीरा उनके लिए मनहूस है और इसलिए उन्होंने इसे किसी तिजोरी में रखने के बजाय एक पुराने और गंदे कपड़े में लपेटकर अपने एक पुराने जूते के अंदर छिपाकर रख दिया था। सालों बाद जब वह पुराना जूता और वह हीरा निजाम उस्मान अली खान के हाथ लगा तो उन्होंने इसके लिए कोई बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा, तिजोरी या बैंक का वॉल्ट नहीं बनवाया। इसके बजाय दुनिया के इस सबसे अमीर इंसान ने इस करोड़ों अरबों रुपए के बेशकीमती हीरे को अपने काम करने वाली मेज पर एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, या यूं कहे कि सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात, उनका अपना जिंदगी जीने का तरीका था। एक तरफ जहां उनके पास आंगन की मिट्टी में धंसता हुआ टनों सोना था और पेपर वेट के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, वहीं दूसरी तरफ उनका अपना रहन सहन किसी आम और बेहद गरीब क्लर्क जैसा था। निजाम की जिंदगी कितनी सादगी, या अगर सही शब्दों में कहे तो कितनी कंजूसी से भरी हुई थी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद वह हमेशा एक पुराना, मैला और सिकुड़ा हुआ सूती पजामा पहनते थे जो टखनों के ऊपर तक होता था। उनके पैरों में कभी कोई महंगे चमड़े के जूते नहीं दिखे, बल्कि वह बाजार में मिलने वाले सबसे सस्ते प्लास्टिक या कैनवास के जूते पहनते थे। उनके सिर पर हमेशा एक पुरानी टोपी होती थी जिस पर डैंड्रफ जमा होता था और वह उसे साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। अगर उनके कपड़े फट जाते तो वह उन्हें तब तक नहीं फेंकते थे जब तक वह पूरी तरह से चिथड़े न बन जाए और पहनने लायक न रहे। कहा जाता है कि वह लॉन्ड्री का बिल बचाने के लिए कई बार अपने कपड़ों को पहनकर ही नहा लिया करते थे, ताकि उनके शरीर के साथ साथ कपड़े भी धुल जाएं और उन्हें धोबी को अलग से पैसे न देने पड़े। वह बाजार में मिलने वाली सबसे सस्ती और बिना फिल्टर वाली चारमीनार सिगरेट पीते थे। अगर उनसे मिलने आया कोई खास मेहमान उन्हें कोई महंगी विदेशी सिगरेट पेश करता तो वह उसे पीने के बजाय चुपचाप अपनी जेब में रख लेते थे ताकि बाद में काम आए। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई बहुत जरूरी शाही आदेश या सरकारी फरमान लिखना होता तो वह किसी नए और साफ कागज का इस्तेमाल करने के बजाय सिगरेट के खाली डब्बों पर या पुराने इस्तेमाल किए हुए लिफाफों के पीछे ही लिख दिया करते थे। बाजार में आम चीजों की खरीदारी के वक्त भी उनकी कंजूसी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। एक बार उन्होंने सड़क किनारे आइसक्रीम खाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन कुछ पैसे देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आइसक्रीम बेचने वाला उनसे कुछ आने ज्यादा मांग रहा है। जिसे दुनिया उनकी बेहिसाब दौलत कहती थी, असल में वही दौलत उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ और एक सोने का पिंजरा बन चुकी थी। जैसे जैसे 1948 का साल करीब आ रहा था, पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो रही थी। अंग्रेज देश छोड़कर जा चुके थे और पूरा हिंदुस्तान एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में एकजुट हो रहा था। लेकिन निजाम अभी भी अपनी इस विशाल दौलत और अपनी रियासत की सत्ता को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अब यह डर सताने लगा था कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार और सेना किसी भी वक्त उनकी इस सारी दौलत पर कब्जा कर लेगी और उन्हें सड़क पर ला देगी। इसी गहरे डर और घबराहट की वजह से एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसे आज हम द स्टोलन वेल्थ या चुराई हुई दौलत के नाम से जानते हैं। जब निजाम को पूरी तरह से लगने लगा कि उनका शासन अब बहुत बड़े खतरे में है तो उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मोइन नवाज जंग ने एक बहुत ही गुप्त और चालाकी भरा कदम उठाया। सितंबर 1948 में जब हैदराबाद पर भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी, उससे ठीक पहले वित्त मंत्री ने हैदराबाद के खजाने से एक बड़ी रकम लंदन भेजने का फैसला किया। उन्होंने गुपचुप तरीके से लगभग 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा रकम लंदन के वेस्टमिंस्टर बैंक में ट्रांसफर कर दी, जिसे आज नेटवेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह पैसा सीधे निजाम के अपने नाम पर या हैदराबाद सरकार के नाम पर नहीं भेजा गया था। किसी को शक न हो इसलिए इस भारी रकम को लंदन में मौजूद तत्कालीन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया। निजाम और उनके मंत्रियों को लगा था कि इस तरह वह अपनी इस दौलत को नए हिंदुस्तान की सरकार की नजरों से बचा लेंगे और अगर कभी उन्हें देश छोड़ना पड़े तो वह लंदन में इस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को लंदन के इस गुप्त खाते
खाते और इस भारी रकम के ट्रांसफर के बारे में पता चला, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका भारी विरोध किया। भारत सरकार का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। उनका मानना था कि यह पैसा निजाम का कोई निजी पैसा नहीं है, बल्कि यह हैदराबाद की आम जनता का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है, जिसे निजाम और उनके मंत्रियों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए गलत तरीके से देश के बाहर भेजा है। भारत की आपत्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई की और उस बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर दिया, यानी उस खाते की लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब किसी को भी वह पैसा निकालने की इजाजत नहीं थी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई जो 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक चलती रही। वक्त गुजरता गया और लंदन के उस बैंक में पड़े उस 10 लाख पाउंड के पैसे पर ब्याज जुड़ता गया। देखते ही देखते वह रकम बढ़कर करोड़ों पाउंड यानी अरबों रुपए की हो गई। लेकिन कानूनी उलझनों की वजह से यह पैसा न तो कभी निजाम के काम आ सका, न उनकी आने वाली पीढ़ियों के काम आया, न पाकिस्तान को मिला और न ही सीधे तौर पर हैदराबाद की उस जनता के हिस्से में आया जिसकी वह असली कमाई थी। किंग कोठी के बंद दरवाजों के पीछे निजाम अपनी दौलत बचाने और सहेजने में लगे थे, लेकिन उस महल की चारदीवारी के बाहर पूरे हिंदुस्तान का राजनीतिक मौसम बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से बदल रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो वह सिर्फ एक जश्नों और खुशियों का मौका नहीं था, बल्कि नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी और डरावनी चुनौती भी खड़ी थी। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की एक गहरी चाल चली थी। उन्होंने देश की 550 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को यह पूरी छूट दे दी थी कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या फिर अगर उनकी मर्जी हो तो अपना एक अलग और आजाद देश बनाकर रहे। इसी राजनीतिक शतरंज की सबसे उलझी हुई, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल का नाम था हैदराबाद। इस पूरे दौर और उस समय की राजनीतिक उथल पुथल को बारीकी से समझने के लिए वीपी मेनन की लिखी गई मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स से बेहतर कोई और दस्तावेज नहीं हो सकता। वीपी मेनन कोई आम लेखक या सिर्फ बाहर बैठकर देखने वाले पत्रकार नहीं थे, बल्कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के सबसे करीबी अधिकारी और रियासती मंत्रालय के सचिव थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस पूरे इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा था। अपनी किताब में वह बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि कैसे हैदराबाद का मामला पहले दिन से ही भारत सरकार के लिए एक गले की फांस बन गया था। हैदराबाद कोई छोटी मोटी जमींदारी या रियासत नहीं थी। इसका क्षेत्रफल इतना विशाल था कि यह आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। इसकी आबादी 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा थी। अगर आप उस वक्त के भारत का नक्शा देखें तो हैदराबाद बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल टापू की तरह बसा हुआ था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली लगभग सभी जरूरी रेलवे लाइनें, व्यापारिक रास्ते और सड़कें हैदराबाद की जमीन के अंदर से होकर गुजरती थीं। वीपी मेनन ने अपनी किताब में बताया है कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भौगोलिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे और उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। सरदार पटेल ने भारत के नक्शे की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही सख्त शब्दों में कहा था कि हैदराबाद भारत के पेट में एक अल्सर यानी एक नासूर की तरह है। उनका यह मानना बिल्कुल सही था कि अगर देश के बिल्कुल बीच में एक ऐसा विशाल हिस्सा हो जो भारत का दुश्मन बन जाए या पाकिस्तान के इशारों पर चलने लगे तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। भारत सरकार शुरुआत में किसी भी तरह के खून खराबे सैन्य कार्रवाई या युद्ध से पूरी तरह बचना चाहती थी। आजादी के तुरंत बाद देश पहले ही बंटवारे के भयानक दंगे, कत्लेआम और विस्थापन के दर्द से गुजर रहा था। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हालात खराब थे और कोई भी नेता यह नहीं चाहता था कि दक्षिण भारत में एक और नया युद्ध शुरू हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीपी मेनन और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने निजाम के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बहुत लंबी और थका देने वाली बातचीत की। लॉर्ड माउंटबेटन तो व्यक्तिगत रूप से भी निजाम के प्रति थोड़ी नरमी रखते थे और किसी भी तरह शांतिपूर्ण हल से निकलना चाहते थे। इस लंबी बातचीत का नतीजा यह निकला कि नवंबर 1947 में भारत सरकार और निजाम के बीच एक बहुत ही अहम समझौता हुआ, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या यथा स्थिति समझौता कहा जाता है। इस समझौते का सीधा और आसान सा मतलब था कि 1 साल तक दोनों तरफ से सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अंग्रेज के समय 15 अगस्त से पहले था। भारत सरकार हैदराबाद में अपनी सेना नहीं भेजेगी, कोई दबाव नहीं डालेगी और निजाम भी कोई ऐसा नया कदम नहीं उठाएंगे जो भारत सरकार के हितों के खिलाफ हो या
यह 1 साल का लंबा समय सिर्फ इसलिए तय किया गया था ताकि ठंडे दिमाग से और शांति के साथ कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सके जो सबको मंजूर हो। लेकिन वीपी मेनन यह खुलासा करते हैं कि निजाम ने इस समझौते की स्याही पूरी तरह सूखने से पहले ही इसे बेशर्मी से तोड़ना शुरू कर दिया था। निजाम और इनके मंत्रियों ने इस 1 साल के समय को शांति का रास्ता खोजने का मौका नहीं बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने और युद्ध की तैयारी करने का एक सुनहरा मौका मान लिया था। समझौते की शर्तों का सीधा उल्लंघन करते हुए निजाम सरकार ने भारत को बिना कोई सूचना दिए पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का एक बहुत भारी कर्ज दे दिया। यह भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, क्योंकि पाकिस्तान उसी वक्त कश्मीर की सीमाओं पर भारत के साथ युद्ध लड़ रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ होना था। इसके अलावा निजाम ने हैदराबाद के अंदर भारतीय मुद्रा यानी भारत के रुपए के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से रोक लगा दी थी। लेकिन सबसे और खतरनाक चिंताजनक बात यह थी कि निजाम की सरकार छुप छुप कर यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों से अपनी सेना के लिए भारी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदने लगी थी। वीपी मेनन विस्तार से लिखते हैं कि सिडनी कॉटन नाम के एक विदेशी और किराए के पायलट की मदद से हथियारों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। रात के अंधेरे में हवाई जहाजों के जरिए हैदराबाद हवाई पट्टियों पर बंदूकें, गोला बारूद और बम उतारे जा रहे थे। दिल्ली में बैठी सरकार को यह साफ हो गया था कि निजाम शांति की नहीं बल्कि एक आर पार की जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसी राजनीतिक तनाव और अविश्वास के माहौल के बीच हैदराबाद की जमीन पर एक ऐसे खौफनाक संगठन का उदय हुआ जिसने पूरी रियासत में दहशत का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। इस संगठन का नाम था रजाकार। रजाकार कोई सरकारी या नियमित सेना नहीं थी बल्कि यह इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी की अपनी निजी और हथियारबंद फौज थी। इस भयानक फौज का नेता कासिम रिजवी नाम का एक बहुत ही खतरनाक, महत्वाकांक्षी और भड़काऊ भाषण देने वाला इंसान था। कासिम रिजवी पेशे से एक मामूली वकील था जो अपनी जहरीली बयानबाजी के दम पर एक बहुत बड़ा कट्टर नेता बन गया था। उसका और उसके रजाकारों का सिर्फ एक ही साफ मकसद था, हैदराबाद को हर हाल में एक स्वतंत्र और पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाए रखना जहां सिर्फ निजाम का राज हमेशा चलता रहे और भारत का कोई दखल न हो। वीपी मेनन ने अपनी किताब में रजाकारों के उदय और कासिम रिजवी की जहरीली मानसिकता का बहुत ही गहराई से वर्णन किया है। वह बताते हैं कि कासिम रिजवी सत्ता के नशे में इतना घमंडी और अंधा हो चुका था कि वह खुलेआम अपनी रैलियों में यह धमकी देता था कि अगर भारत ने हैदराबाद की तरफ आंख भी उठाई तो रजाकारों की फौज सीधा दिल्ली तक मार्च करेगी और लाल किले पर अपना झंडा फहरा कर ही दम लेगी। देखते ही देखते रजाकारों की संख्या 10-20 हजार से बढ़कर करीब 2 लाख के खौफनाक आंकड़े तक पहुंच गई थी। निजाम की पुलिस और रियासत का प्रशासन इन रजाकारों को रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें सरकारी गाड़ियों में घुमाते थे और उन्हें हर तरह की खुली छूट दे रहे थे। इन हथियारबंद रजाकारों ने हैदराबाद की आम जनता, खासकर उन लोगों पर बहुत ही अमानवीय और क्रूर अत्याचार किए जो भारत के साथ जुड़ने की बात करते थे या तिरंगा फहराते थे। यह अत्याचार सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं पर ही नहीं हुए बल्कि उन पढ़े लिखे, समझदार और शांति पसंद मुसलमानों पर भी हुए जो कासिम रिजवी की कट्टर सोच के खिलाफ आवाज उठाते थे। रजाकार दिन दहाड़े ट्रकों और जीपों में भर भर कर निकलते थे। उनके हाथों में बंदूकें, नंगी तलवारें और भाले होते थे। उन्होंने सीमा के आसपास के गांवों में घुसकर भारी लूटपाट मचानी शुरू कर दी। निर्दोष लोगों की जमीनें छीनी जाने लगी, उनके घरों और दुकानों को आग लगाई जाने लगी और सरेआम सड़कों पर कत्लेआम मचाया गया। चेन्नई से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियां जो हैदराबाद के इलाके से गुजरती थी, उन्हें रोककर यात्रियों को डराया धमकाया और लूटा जाने लगा। वीपी मेनन लिखते हैं कि रजाकारों की इन हिंसक और आतंकी हरकतों की वजह से हैदराबाद की सीमावर्ती इलाकों में भयानक दहशत फैल गई थी। अपनी जान, अपनी औरतों और बच्चों को बचाने के लिए हजारों लाखों लोग अपना पुश्तैनी घर-बार, अपनी खेती की जमीन और अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भारत की सीमा के अंदर बने शरणार्थी कैंपों में भागने को मजबूर हो गए थे। एक तरह से हैदराबाद के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और एक जंगल राज कायम हो चुका था जहां पुलिस का नहीं बल्कि कासिम रिजवी के हथियारबंद रजाकारों का फरमान चलता था। भारत सरकार दिल्ली से लगातार इस पूरी बिगड़ती स्थिति को देख रही थी और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बार बार सख्त चेतावनी दे रही थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कई बार कड़े
शब्दों में निजाम को संदेश भेजा कि वह रजाकारों पर तुरंत लगाम लगाए, अपनी जनता की रक्षा करे और शांति बहाल करे। लेकिन निजाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर लायक अली ने इन सभी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। असल में मीर लायक अली खुद कासिम रिजवी के हाथों की कठपुतली बन चुके थे और उसी की भाषा बोलते थे। जब भी भारत सरकार के बड़े अधिकारी या दूत बातचीत के लिए हैदराबाद जाते थे तो लायक अली बहुत ही रूखा, घमंड भरा और अड़ियल रवैया अपनाते थे। वीपी मेनन ने अपनी किताब में उन बैठकों की निराशा और हताशा का बहुत स्पष्ट जिक्र किया है, जहां बातचीत करते हुए ऐसा लगता था कि निजाम की सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है और किसी ख्याली दुनिया में जी रही है। मीर लायक अली और कासिम रिजवी को यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि भारत सरकार कभी भी उन पर सीधा सैन्य हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएंगे। उन्हें यह भी लगता था कि अगर भारत ने गलती से ऐसा कुछ किया भी तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन तुरंत बीच बचाव करने आ जाएगा या फिर पाकिस्तान अपनी पूरी सेना भेजकर हैदराबाद की मदद करेगा। इसी झूठे आत्मविश्वास और सत्ता के नशे में डूबे हुए निजाम के प्रशासन ने भारत सरकार के भेजे गए हर एक शांति प्रस्ताव को, लॉर्ड माउंटबेटन के हर कूटनीतिक प्रयास को और समझौते के हर आखिरी मौके को भारी अहंकार के साथ करा दिया। जैसे जैसे 1948 का अगस्त और फिर सितंबर का महीना करीब आया, यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि मेज पर बैठकर बातचीत करने और कूटनीति के सारे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जब शांति और बातचीत के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए तो भारत सरकार को यह एहसास हो गया कि अब निजाम और उनके कट्टरपंथी रजाकारों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में बैठी सरकार ने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। यह फैसला था भारतीय सेना को हैदराबाद की सीमाओं के अंदर भेजने का। भारत सरकार ने इस कार्रवाई को कोई युद्ध नहीं कहा, बल्कि इसे आधिकारिक तौर पर एक पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। इस पूरी सैन्य कार्रवाई का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। इसके पीछे एक वजह यह थी कि उस वक्त हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हुआ करते थे। इस पूरी सैन्य कार्रवाई और इसकी रणनीति को बहुत ही गहराई और तथ्यों के साथ समझने के लिए हमें उस दस्तावेज की तरफ देखना होगा जो सेना के ही एक बड़े इतिहासकार ने लिखा है। मशहूर सैन्य इतिहासकार एसएन प्रसाद ने अपनी बहुत ही प्रामाणिक किताब ऑपरेशन पोलो द पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद 1972 में इस युद्ध के एक एक दिन का, एक एक घंटे का और सेना की एक एक चाल का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। एसएन प्रसाद अपनी किताब में बताते हैं कि भारतीय सेना ने इस पूरी कार्रवाई के लिए एक बहुत ही सटीक और अचूक रणनीति बनाई थी। यह कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें सेना को महीनों तक सीमा पर लड़ना पड़े, बल्कि भारत सरकार यह चाहती थी कि यह कार्रवाई इतनी तेज और इतनी अचानक हो कि निजाम की सेना और रजाकारों को संभलने का या कोई भी संगठित जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही न मिले। भारतीय सेना की इस पूरी कमान को मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के हाथों में सौंपा गया था। मेजर जनरल चौधरी एक बहुत ही अनुभवी और तेज तर्रार सैन्य अधिकारी थे, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने का बहुत अच्छा अनुभव था। एसएन प्रसाद के दस्तावेजों के अनुसार मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद को दो अलग दिशाओं से घेरने की एक बहुत ही शानदार दो तरफा रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के तहत भारतीय सेना को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। पहली और सबसे बड़ी फौज को भारत की पश्चिमी सीमा यानी सोलापुर की तरफ से हैदराबाद में दाखिल होना था। सेना की इस टुकड़ी को स्मैश फोर्स का नाम दिया गया था। अंग्रेजी में स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से कुचल देना या तोड़ देना। स्मैश फोर्स का काम बिल्कुल यही था। इस टुकड़ी को अपने भारी हथियारों और टैंकों के साथ सीधे आगे बढ़ना था, निजाम की सेना के मुख्य मोर्चों को पूरी तरह से कुचलना था और सबसे छोटे रास्ते से होते हुए सीधे हैदराबाद शहर के दिल तक पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ एक और फौज को पूर्वी दिशा से यानी विजयवाड़ा की तरफ से आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था। सेना की इस दूसरी टुकड़ी को किल फोर्स का नाम दिया गया था। किल फोर्स का मुख्य काम यह था कि वह पूर्वी इलाके से निजाम की सेना को उलझा कर रखे, उनके संचार के साधनों को काट दे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दे। एसएन प्रसाद लिखते हैं कि इस दो तरफा हमले का असली मकसद निजाम की सेना को एक ही समय में दो अलग अलग मोर्चों पर उलझाना था, ताकि वो अपनी पूरी ताकत किसी एक जगह पर न लगा सके। अब बात करते हैं निजाम की सेना की। निजाम की फौज के मुख्य सेनापति का नाम मेजर जनरल
अल इदरूस था। मेजर जनरल अल इदरूस एक अरबी मूल के अधिकारी थे और उन्हें अपनी सेना पर बहुत ज्यादा घमंड था। जब युद्ध की आहट तेज हो रही थी तो अल इदरूस ने निजाम को यह झूठा भरोसा दिलाया था कि उनकी सेना भारतीय फौज को कई महीनों तक सीमा पर ही रोके रख सकती है। कासिम रिजवी और उसके रजाकारों का तो यहाँ तक मानना था कि जैसे ही भारतीय सेना अंदर घुसेगी वो उसे गाजर मूली की तरह काट देंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। एसएन प्रसाद अपनी किताब में दोनों सेनाओं की ताकत का बहुत ही साफ और निष्पक्ष तुलनात्मक वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि निजाम की सेना और रजाकारों के पास ज्यादातर पुरानी और जंग लड़ी हुई बंदूकें थी, कुछ पुरानी मशीन गन थी और बहुत से रजाकारों के हाथों में तो सिर्फ तलवारें, भाले और लाठियां। इसके ठीक विपरीत भारतीय सेना के पास दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बहुत ही आधुनिक और खतरनाक शर्मन टैंक थे। इन भारी भरकम शर्मन टैंकों के सामने पुरानी बंदूकों और तलवारों की कोई औकात नहीं थी। 13 सितंबर 1948 की वह ऐतिहासिक सुबह थी जब ऑपरेशन पोलो की आधिकारिक शुरुआत हुई। आसमान में अभी हल्का अंधेरा ही था जब भारतीय सेना ने शोलापुर और विजयवाड़ा दोनों तरफ से एक साथ हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया। एसएन प्रसाद के अनुसार पहले दिन का जो नजारा था वह निजाम की सेना के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जैसे ही भारतीय सेना के शर्मन टैंकों ने अपनी गर्जना के साथ सीमा पार की और तोपों से गोले दागने शुरू किए, निजाम की सीमा पर तैनात सेना और रजाकारों के हौसले पहले ही टक्कर में पस्त हो गए। जिन रजाकारों ने निहत्थे और मासूम जनता पर इतने सालों तक अत्याचार किए थे और जो दिल्ली पर कब्जा करने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे भारतीय सेना के टैंकों को अपनी तरफ आता देख अपनी बंदूकें और तलवारें छोड़कर मैदान से भागने लगे। पहले ही दिन स्मैश फोर्स ने अपने रास्ते में आने वाले निजाम के कई अहम मोर्चों को बुरी तरह से कुचल दिया और सेना बहुत तेजी से हैदराबाद शहर की तरफ बढ़ने लगी। 14 और 15 सितंबर को भारतीय सेना का यह तूफानी सफर और भी तेज हो गया। एसएन प्रसाद लिखते हैं कि निजाम की सेना ने कुछ जगहों पर पुलों को तोड़ने और सड़कों पर पेड़ गिराकर भारतीय सेना को रोकने की एक कमजोर सी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के इंजीनियरों ने कुछ ही घंटों में उन रास्तों को साफ कर दिया और सेना बिना रुके आगे बढ़ती रही। आकाश में भारतीय वायुसेना के विमान भी लगातार उड़ान भर रहे थे और निजाम के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर करके उन्हें नष्ट कर रहे थे। निजाम की फौज के सेनापति मेजर जनरल अल इदरूस को अब यह पूरी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी सेना भारतीय फौज के सामने टिक नहीं सकती। उनके सैनिक लगातार मारे जा रहे थे या फिर आत्मसमर्पण कर रहे थे। रजाकारों की वह खौफनाक फौज अब अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और गांवों में छुप रही थी। 16 और 17 सितंबर तक आते आते भारतीय सेना की स्मैश फोर्स और किल फोर्स दोनों ही हैदराबाद शहर के बिल्कुल बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना के टैंकों की आवाज अब किंग कोठी पैलेस के अंदर बैठे निजाम उस्मान अली खान को भी साफ सुनाई देने लगी थी। निजाम के महल में अब घबराहट और दहशत का माहौल था। निजाम को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर अब उन्होंने सेना को नहीं रोका तो भारतीय टैंक सीधा उनके महल के दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुस आएंगे। प्रधानमंत्री मीर लायक अली और वह घमंडी कासिम रिजवी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। निजाम ने तुरंत अपनी सरकार से इस्तीफा मांग लिया और यह फैसला किया कि अब और खून खराबा या युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। 18 सितंबर 1948 का दिन इस पूरी सैन्य कार्रवाई का आखिरी और सबसे अहम दिन था। एसएन प्रसाद की किताब ऑपरेशन पोलो में इस दिन का जो चित्र खींचा गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। 13 सितंबर से शुरू हुई यह पूरी कार्रवाई महज 108 घंटे यानी सिर्फ 5 दिनों में ही अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। 18 सितंबर को भारतीय सेना की टुकड़ियां पूरे शान के साथ हैदराबाद शहर के अंदर दाखिल हुई। सिकंदराबाद के पास मेजर जनरल JN चौधरी अपनी सैन्य जीप में बैठे हुए थे। तभी निजाम की सेना के मुख्य कमांडर मेजर जनरल अल इदरूस जो कुछ दिनों पहले तक कई महीनों के युद्ध का दावा कर रहे थे, वह अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने भारतीय सेना के मेजर जनरल JN चौधरी के सामने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। यह एक बहुत ही छोटा लेकिन ऐतिहासिक पल था। बिना किसी लंबी बातचीत के निजाम की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। उसी दिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान और हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने दक्कन रेडियो पर एक संदेश प्रसारित किया। अपनी कांपती हुई आवाज में उन्होंने अपने सभी सैनिकों और रजाकारों को तुरंत युद्ध रोकने और हथियार डालने का आदेश दिया।
18 सितंबर 1948 को जब निजाम ने रेडियो पर हथियार डालने का ऐलान किया तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। बाहर से ऐसा लग रहा था कि 108 घंटे का ऑपरेशन पोलो बिना बड़े खून खराबे के शांति से खत्म हो गया है। सेना की टैंकें रुक गई थीं और निजाम का घमंड टूट चुका था। लेकिन युद्ध के बाद का सन्नाटा कई बार बहुत डरावना होता है। कागजों पर युद्ध खत्म था, लेकिन जमीन पर अनजान गांवों और कस्बों में भयानक सच्चाई छुपी थी। इतिहास के इस दर्दनाक और अक्सर छुपाए गए पहलू को समझने के लिए हमें उस दस्तावेज को देखना होगा जिसे आज हम सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद के अंदरूनी इलाकों में भारी मारकाट की खबरें मिली तो वह बेचैन हो गए। उन्होंने हकीकत जानने और शांति लाने के लिए पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक टीम हैदराबाद भेजी। इस टीम ने कई हफ्तों तक प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट तैयार की वह रोंगटे खड़े कर देती है। रिपोर्ट साफ शब्दों में बताती है कि रजाकारों ने सालों तक जो भयानक अत्याचार किए थे उसकी वजह से आम जनता में बदले की बड़ी आग सुलग रही थी। जैसे ही निजाम का ढांचा गिरा, हिंसक भीड़ ने बदला लेना शुरू कर दिया। इस आग में सबसे ज्यादा वो बेगुनाह लोग मारे गए जिनका कासिम रिजवी या उसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। प्रशासन ने शांति बहाल करने के लिए लोगों के हथियार जब्त किए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में निर्दोष लोगों के आत्मरक्षा के हथियार भी छीन लिए गए, जिससे वे भीड़ के सामने निहत्थे और बेबस हो गए। सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस जवाबी हिंसा में हजारों बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस खूनी त्रासदी में जो चीज हमेशा के लिए खो गई वह निजाम का सोना या लंदन का पैसा नहीं था। इस हिंसा ने हैदराबाद की उस सबसे कीमती दौलत को लूट लिया जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। सदियों से हिंदू और मुसलमान वहां मिलजुल कर रहते आए थे, लेकिन रजाकारों की नफरत और बाद के कत्लेआम ने उस भाईचारे को खत्म कर दिया। शक की एक ऐसी दीवार बन गई जिसे टूटने में दशक लग गए। असल में यही वह असली चुराई हुई दौलत थी जो हैदराबाद की जनता से छिन गई। हालात बिगड़ने पर भारत सरकार और सेना ने बहुत सख्ती से काम लिया। दंगा करने वालों को कुचला गया और शांति बहाल की गई। इसके बाद दिल्ली के नेताओं ने एक समझदारी भरा राजनीतिक फैसला लिया। दुनिया के सबसे अमीर इंसान को जेल भेजने या देश से निकालने के बजाय निजाम को नए हैदराबाद राज्य का राज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख आज के गवर्नर जैसा होता है जिसके पास असली ताकत नहीं होती। इस एक फैसले ने वहां के लोगों के गुस्से को शांत कर दिया। इस तरह एक लंबे और भयानक संघर्ष के बाद हैदराबाद पूरी तरह भारत के लोकतांत्रिक नक्शे में हमेशा के लिए शामिल हो गया। लंदन के बैंक में छुपाई गई दौलत कानूनी फाइलों में दब कर रह गई। आज यह कहानी हमें सिखाती है कि टनों सोना या बड़ा हीरा किसी को वक्त के तूफानों से नहीं बचा सकता। समाज का भाईचारा ही उसकी सबसे असली दौलत होती है। जय हिंद।